नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमारा चल रहा था महाजनपद काल। ठीक है, हम महाजनपद महाजनपद काल पढ़ रहे थे और महाजनपद काल में जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हम इसमें पढ़ रहे थे और हमने ये बात की थी। मैं आपका रिवीजन कराना दे चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल में कि सर महाजनपद काल की जब बात आ रही है तो हमने पढ़ा कि सर 600 से लेकर 400 बीसी तक महाजनपद काल रहा है। और महाजनपद काल में जो सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद रही है वो थी मगध। लेकिन मगध से पहले सबसे शक्तिशाली हुआ करता था काशी। अच्छा, काशी दहेज में किसने किसको दिया, किससे शादी की? एक बार बता दीजिए, दिल खुश हो जाएगा। देखेंगे कि आपने रिवीजन किया या नहीं। हम बात कर रहे थे कि साम्राज्य विस्तार की नीति बिंबिसार ने अपनाई और बिंबिसार ने महाकौशला से विवाह किया। ये वही महाकौशला थी जो राजा प्रसेनजित की बहन थी। राजा प्रसेनजित जो कौशल के नरेश थे, कौशल के राजा थे, उन्होंने काशी को दहेज में दे दिया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ऐसे हम कह सकते हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने काशी दहेज में दी। और दहेज के सबसे पहले उल्लेख हर्यक वंश में मिले हैं। कहाँ? हर्यक वंश में मिले हैं। बिंबिसार ने किसके कहने पर जैन धर्म अपनाया था, बताइए? बिंबिसार ने किसके कहने पर जैन धर्म अपनाया था? कौन कौन मित्र बता देंगे? तो बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना के कहने पर भैया जैन धर्म अपना लिया था। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या की और इसी कारण अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने कर दी थी। उदयन के 3 पुत्र थे, जिनमें अंतिम था कालाशोक और कालाशोक की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। शिशुनाग के बारे में हम बात करेंगे। शिशुनाग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर जो शिशुनाग वंश है, देखिएगा शिशुनाग वंश की बात करेंगे 412 से लेकर 344 बीसी तक शिशुनाग वंश रहा है। और यहाँ पर 412 से 394 बीसी तक शिशुनाग ने स्थापना की। शिशुनाग जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग किस वंश का मंत्री था? आप कहेंगे सर हर्यक वंश में एक राजा हुए हैं कालाशोक। कालाशोक का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर कालाशोक जिसमें हम बात कर रहे थे। आप बताइए कि सर नागदशक अंतिम शासक था। कालाशोक का बेटा था नागदशक और नागदशक की हत्या की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपने एक वंश को जन्म दिया जिसे शिशुनाग वंश कहा गया। शिशुनाग ने 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को। किसको? वैशाली को। शिशुनाग ने ही अवंती को जीता। और अवंती को किसको हराने के बाद जीता था? तो अवंती के राजा हुआ करते थे प्रधोत, जिन्हें चंड प्रधोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंड प्रधोत कहा जाता है। तो आप कहेंगे शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रधोत को पराजित कर। किसको पराजित किया? चलिए, हमने ये सारी बातें यहां पर पढ़ ली थी। आप मुझे बताइए कि सर अब शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कालाशोक। कौन था जी? कालाशोक। अच्छा, कालाशोक को हम और क्या कहते हैं बताइए? कि सर कालाशोक जिसने 394 से 366 बीसी तक शासन किया, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कि सर काकवर्ण किसे कहते हैं? कालाशोक को। ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से आप बताइए कि सर किस किस ने ये हिस्ट्री जो मैंने कल पूरी पीडीएफ दी थी मौर्य वंश तक, किस किस ने नोट्स बना लिए थे? किस किस ने नोट्स बनाए? पूरी ईमानदारी के साथ आप मुझे बताइए कि किस किस ने नोट्स बना लिए हैं। ईमानदारी के साथ बताना। मैं जानता हूं बहुत बहुत ज्यादा आप लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही इतनी सही नहीं है मेरे लाल। अगर इतनी लापरवाही करेंगे तो बड़ा समस्या नहीं हो जाएगी? बताइए, अगर इतनी समस्या। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, मैंने बनाए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। जिसने नहीं बनाए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा मेरी रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई बहनों से, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो आप लोग थोड़ा सा
पढ़ाई को लेकर ना सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अगर आप भैया लापरवाही करेंगे, सोचेंगे क्लास में ही बना लेंगे, हाँ अगर पीडीएफ से पढ़ते हैं तो पंकज जी बहुत अच्छी बात है, जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो नोट्स बनाकर पढ़ते हैं उन्हें बना लेने चाहिए। मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं कि सब नोट्स बनाओ। अगर आप पीडीएफ से ही काम चला रहे हो और आपको कंफर्ट है कि भाई पीडीएफ मोबाइल में है, डाउनलोड कर लो, उसी से पढ़ने लग जाओ, अगर वो सही है तो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई मैं पीडीएफ बनाऊंगा तभी मुझे याद होगा, तभी मैं याद कर पाऊंगा, तो हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल रही है, उनसे बना लो, इससे बना लो, या फिर भैया इनके प्रिंट आउट निकलवा दो और पढ़ लो, ठीक है। कालाशोक भैया शिशुनाग के बाद राजा बना। दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय में होती है 383 बीसी में, और ये कहां पर होती है? वैशाली। वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। इसके अध्यक्ष थे सावक मीर। यानी कि दूसरी बौद्ध संगति कब होती है? 383 बीसी में, 383 ईसा पूर्व में। कहां पर? वैशाली में। और वैशाली में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सावक मीर। ऐसा पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में होती है? आप कहेंगे अजातशत्रु। कब? 483 बीसी में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में होती है? कालाशोक। कहां पर? वैशाली। कब? 383 बीसी, 100 साल बाद। अध्यक्षता किसने की थी? सावक मीर ने। चलिए कालाशोक के बारे में बात करेंगे कि कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जो कालाशोक है इसने अपनी राजधानी वैशाली को नहीं बनाया, इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को। और वैशाली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो आप कहेंगे शिशुनाग ने। किसने बनाया था? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, जबकि शिशुनाग के उत्तराधिकारी काकवर्ण या कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया। किसको? पाटलिपुत्र को। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन, कालाशोक के 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों में अंतिम जो था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? महापदम ने। किसने? महापदम। नंदीवर्धन महापदम, नंदीवर्धन महापदम, ठीक है। इसे महानंदी भी कहते हैं, महानंदीवर्धन। महानंदीवर्धन कह ले, नंदीवर्धन कह ले, तो महापदम नंद ने महानंदीवर्धन या महानंदीवर्धन के बाद नंदीवर्धन एक ही नाम है दोनों, ठीक है। तो नंदीवर्धन या महानंदीवर्धन की हत्या महापदम नंद करता है, छुरा घोप कर। क्या करके? छुरा घोप कर हत्या कर दी। महापदम ने नए वंश नंद वंश को जन्म दिया। किसको? नंद वंश को जन्म दिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने सारी चीजों को बात कर ली। ये बहुत समय पहले की पीडीएफ है, जब हम पढ़ते थे। तो हालांकि मैंने इसमें कुछ और अपडेट किया है, इक्विडिटी जो न्यू पैटर्न है उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, यहां पर हमने लिख लिया ये सारी चीजें। अब मेरे साथ सोचिए, सुनिए और समझिए और फिर बताइए। देखिए मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा माना गया? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ में प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। किसने हत्या की थी? भीम ने। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का संस्थापक बना। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो हर्यक वंश में अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या शिशुनाग ने की थी? अभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने यहां पर बताया था ना कि सर शिशुनाग। चलिए बताइए, शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने किस वंश की स्थापना कर दी थी? आप कहेंगे सर यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर आप लिखिएगा कि सर नंद वंश की स्थापना कर दी थी महापदम नंद ने। किसने? महापदम नंद ने। खत्म कहानी यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी है सारी चीजें। अब बात करते हैं कि सर नंद वंश की बात आएगी। देखिए नंद वंश में जो संस्थापक था महापदम नंद, इसने 344 वीसी से लेकर 323 वीसी तक नंद वंश का शासन रहा। नंद वंश में कौन कौन राजा शासन करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। महापदम नंद ने किसकी हत्या की थी? नंदीवर्धन की। नंदीवर्धन की हत्या
हत्या करने के बाद नंद वंश के संस्थापक कौन बने? महापद्म नंद बने। इन्हें किस किस नाम से जाना गया? तो इन्हें उग्रसेन के नाम से जाना गया, एकराट के नाम से जाना गया, सर्व छत्रांतक के नाम से जाना गया। इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। क्यों? क्योंकि जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था, वैसे ही महापद्म नंद क्षत्रियों का विनाश कर रहा था। क्या कर रहा था? क्षत्रियों का विनाश कर रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये बताइए दूसरा परशुराम या परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा गया? आप कहेंगे महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। रटवा दूंगा मैं क्लास में ही। नंद वंश ने किसकी हत्या की थी? नंद वंश के संस्थापक ने महानंदी की या नंदीवर्धन की, दोनों एक ही नाम है। महानंदीवर्धन या नंदीवर्धन एक ही नाम है, ठीक है। नंदीवर्धन किस वंश का था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किसकी हत्या की थी? नागदशक की। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। खत्म कहानी। चलिए, आप कहेंगे सर आप बताइए अपरोप परशुराम या भार्गव किसे कहा गया है? नंद वंश के संस्थापक को। अच्छा, ये बताइए समकालीन कौन थे? पाणिनि। इनके समकालीन पाणिनि थे जिन्होंने एक बुक लिखी है। इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है अष्टाध्यायी। कौन सी? आप कहेंगे सर अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक हो गई? इनकी हो गई। बात करेंगे सर नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। कौन? धनानंद। अब धनानंद के बारे में बात कर रहे हैं कि सर धनानंद जिसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता है, धनानंद को क्या कहते हैं? अग्रमीज के नाम से जानते हैं। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ था। कि सर हुआ क्या? एक कहानी सुनिए। तक्षशिला में एक आचार्य हुआ करते थे चाणक्य। चाणक्य नंद वंश में धनानंद के दरबार में एक मंत्री थे। कौन थे? मंत्री। जब मंत्री थे, धनानंद ने उनका अपमान किया। अपमान क्यों किया? क्योंकि चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि महाराज, तक्षशिला में या जो उत्तर भारत है वहां पर हमला होने वाला है और सिकंदर आक्रमण कर रहा है। जो यूनानी है वो आक्रमण कर रहा है, अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करिए। धनानंद क्रोध में आता है। धनानंद क्रोध में आता और कहता है कि अच्छा, अब एक मंत्री बताएगा मुझे क्या करना है? एक मंत्री एक राजा को बताएगा कि एक राजा को क्या करना चाहिए, और वो भी एक ब्राह्मण, एक चाणक्य जैसा एक आचार्य आदमी मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। उसका ईगो हर्ट हुआ। धनानंद ने चाणक्य को दरबार में बेइज्जती कर दी और दरबार से मंत्री पद से हटाकर उन्हें निकाल दिया। धनानंद की विनाश की शपथ लेते हैं चाणक्य, और वहां पर कहते हैं कि जब तक मैं इसका सर्वनाश ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। चाणक्य ने शपथ ली, और जब चाणक्य वहां से जा रहे थे तो रास्ते में एक भैया उन्हें एक छोटे सी जगह पर बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, जिसमें एक बच्चा छोटे से ऊंचे स्थान पर बैठा था, बाकी बच्चे नीचे बैठे हुए थे। जो ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ बच्चा था वो राजा की भूमिका में अपना रोल प्ले कर रहा था। चाणक्य ने उसमें राजा के सारे गुण देख लिए और चाणक्य उस बच्चे को अपने साथ ले आए। वही बच्चा आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। किसके नाम से? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम बात करेंगे धनानंद के बारे में। धनानंद को अग्रमीज कहते हैं, और इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 बीसी में। ठीक है, किसके शासनकाल में? धनानंद के शासनकाल में। अब बात आती है कि सर नंद वंश में 3 ग्रंथ हुए जिन्हें मुनित्र कहा गया। क्या कहा गया? मुनित्र। जैसे महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी। अब ये बताइए कि महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया, वर्तिका कात्यायन द्वारा लिखा गया, और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कि 3 ग्रंथ कौन कौन से थे जिन्हें मुनित्र कहा गया है? जिन्हें क्या कहा गया है? मुनित्र कहा गया है। तो मुनित्र किसे कहा गया? इन तीनों को कहा गया है। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, वर्तिका के कात्यायन, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे? पाणिनि। कौन होंगे? सर 10-10 ऑल करेक्ट। चलो क्विक चेक कर लेते हैं। ये अलग ही चल रहे हैं, ये अलग ही कहानी में चले हुए हैं,
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो भैया यहाँ पर तो अभी क्विज हमने करे भी नहीं, मैंने तो कहा है पूरा चैप्टर खत्म करूंगा तब, दो दो एक एक चैप्टर के हम तब लगाएंगे। चलिए चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब ये आप लोग देखिएगा, अब सिकंदर जो है, सिकंदर कहाँ से आया? सिकंदर जो है ये देखिए मकडूनिया, जिसको अब बात करेंगे मैकडूनिया से ये सिकंदर भारत की तरफ रवाना हो रहा है। ठीक है, भारत कहाँ पर है? ये हमारा भारत है, ये हमारा भैया भारत है। यहाँ पर जो है सिकंदर, सिकंदर क्या कर रहा है? सिकंदर भारत में हमला करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है जी, हमला करने का प्रयास सिकंदर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये तक्षशिला है, ये क्या है? तक्षशिला। तो ये सिकंदर कहां पर हमला करेगा? यहां पर हमला करने की वो अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। क्या कर रहा है? रणनीति बना रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि सर सिकंदर भारत पर हमला कैसे करेगा? सिकंदर भारत पर कैसे हमला करेगा? चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर सिकंदर, सिकंदर से पहले भी क्या किसी और ने हम पे हमला किए थे? कि भारत पर सबसे पहले हमला किसके द्वारा किया गया? भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो आप कहेंगे सर भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किए थे, और ईरानियों में भी एक राजा हुआ करता था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम भारत पर हमला करेगा। डेरियस प्रथम भारत पर कौन हमला करेगा? ठीक है, तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था, और भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाला राजा था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम का जो वंश था ये हखमनी साम्राज्य था। कौन सा? हखमनी वंश कह सकते हैं। और डेरियस प्रथम ने, इसने गांधार, काम्बोज को जीत लिया। जो भारत के बाहर, वर्तमान में जो भारत के बाहर महाजनपद हैं जिन्हें गांधार और काम्बोज के नाम से जानते हैं, इन दोनों महाजनपदों को किसने जीत लिया? डेरियस ने। क्योंकि यहां पर ये यहां से आ रहा है, और यहां पर क्या है? गांधार और काम्बोज दो महाजनपद हैं, तो इन पर अपना अधिकार कौन जमा रहा है? तो आप कहेंगे सर कौन जमाएगा? तो ईरानी राजा था जिसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जिसका वंश था हखमनी। हखमनी, या हम यहां पर कह सकते हैं कि हखमनी साम्राज्य। अब बात यह हो गई कि गांधार और काम्बाज को जीत लेता है। फिर बाद में यूनान, यूनान से आता है सिकंदर। क्या नाम है इसका? सिकंदर। सिकंदर आक्रमण करता है और गोगामाला या उरुवेला, उरुवेला का युद्ध होता है 331 बीसी में। कब? 331 बीसी में। और इसमें डेरियस तृतीय और सिकंदर के मध्य युद्ध लड़ा गया। यहां पर डेरियस प्रथम है और यहां पर डेरियस तृतीय है। डेरियस तृतीय यहां पर हार जाता है, यहां पर सिकंदर की जीत हो जाती है। यहां पर किसकी जीत हो जाती है? सिकंदर की जीत हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर ने उरुवेला के युद्ध में किसको पराजित किया था? आप कहेंगे सर डेरियस तृतीय को। किसको? डेरियस तृतीय को। चलिए समझ गए कि सर किसको? उरुवेला का, उरुवेला का। चलिए यहां पर हमने बात कर ली। आप कहेंगे सर गोगामाला, आप कहेंगे सर गोगामाला या उरुवेला का युद्ध होता है, और इस उरुवेला के युद्ध में 331 बीसी में डेरियस तृतीय और सिकंदर के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिकंदर की जीत हो गई, जिसमें सिकंदर की जीत हो गई। ठीक है जी, किसकी जीत हो गई? सिकंदर की जीत हो गई। राहुल सिंह ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर उस दिन भी भारत का आकार ऐसा ही था। उस समय तो नक्शे ही नहीं हुआ करते थे, उस समय नक्शा नहीं हुआ करता था, उस समय भारत महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, ये नक्शे तो अब बने हैं आधुनिक भारत में आकर, आधुनिक भारत के मैप हैं ये सब आधुनिक भारत के मैप हैं। लेकिन ये पता था कि ये कहां पड़ता है, ये आज की वर्तमान स्थितियां हैं। ठीक है, चलिए तो भैया ये युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछ लेगा कि उरुवेला का युद्ध कब हुआ था, गोगामाला का युद्ध कब हुआ था, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। समझ गए आप लोग यहां पर। नेक्स्ट है, अब बात आती है कि सर ये बताइए सिकंदर, सिकंदर के बारे में बात करेंगे। सिकंदर कहां का? मकदूनिया का रहने वाला था, मेसोडोनिया का शासक था। मकदूनिया मेसोडोनिया में है, तो मेसोडोनिया का शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके पिता का नाम था फिलिप, माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। इसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। आप कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है सिकंदर को। और इसने भारत में 326 बीसी में हमला किया और वापस 325 बीसी में चला गया। ठीक है, ये 19 महीने तक भारत में रहा है। कितने महीने तक? 19 महीने तक भारत में रहा है। ठीक है जी, चलिए हमने यहां पर पढ़ लिया कि सर सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा था। कितने समय तक रहा था? आप कहेंगे सर 19 महीने तक रहा। सिकंदर कहां का रहने वाला था? मकदूनिया का। मकदूनिया कह लें, मैसेडोनिया कह लें, कि मैसेडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। या भारत में सबसे पहले आता है वो, एक युद्ध लड़ता है 326 बीसी में। जैसे ही उसने भारत की तरफ कदम रखा तो एक झेलम नदी पड़ती है, जिसे बितिस्ता नदी के नाम से जानते थे। बितिस्ता, झेलम, या ऐसे कह सकते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितिस्ता नदी का युद्ध। तो इसे 3 नामों से जाना गया कि सर हाइडे स्पीच का युद्ध कह लें, झेलम का युद्ध कह लें, बितस्ता का युद्ध कह लें। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 326 बीसी में युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजा पोरस या पुरु और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। इसमें सिकंदर की जीत हो गई। इसमें किसकी जीत हो गई? सिकंदर की जीत हो गई। बाद में राजा पुरु, या इन्हें पोरस भी कहा गया। क्या कहा गया? पोरस, राजा पोरस, राजा पोरस। तो आप कहेंगे सर पोरस कह लें, पुरु कह लें, तो इनके मध्य युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर की जीत हो गई। हालांकि बाद में राजा पोरस से सिकंदर की मित्रता हो जाती है, लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो लंबे, तो आप कहेंगे सर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने जवाब दे दिया कि अब नहीं महाराज, अब तो आप मार दो, सूली चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, अब हमसे नहीं चला जाएगा। आपने देखा जब आप थक जाते हैं तो आप सोचते हैं अब चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब रेस नहीं लग रही भाई, अब तो थक गए, अब तो उठा ही नहीं जा रहा। तो सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के गुरु कौन थे? आप कहेंगे सर अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। कौन थे जी? सुकरात। समझ रहे हैं आप लोग कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। कौन थे? सुकरात। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी भैया, पॉलिटिक्स, और इन्होंने रिपब्लिक। प्लूटो ने रिपब्लिक नामक एक पुस्तक लिखी, इन्होंने राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी है। चलिए वीडियो रुक रही है क्या? देखना। वीडियो तो सही चलनी चाहिए थी, वीडियो तो सही चल रही होगी। चलिए सही चल रही है, ओके। चलिए तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर सिकंदर के गुरु का नाम बताइए। बताइए सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के कौन थे? तो आपने कहा सिकंदर। ठीक है, ये गुरु हैं आपस में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया कि भारत पर सिकंदर का हमला कहाँ पर हुआ था, कौन सा युद्ध भारत में हुआ था, किससे हुआ था, कौन से भारतीय राजा से युद्ध हुआ था। आप कहेंगे सर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया, और हाइडे स्पीच का युद्ध 326 बीसी में हुआ, जिसे झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहते हैं, जिसमें राजा पुरु या राजा पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ। सिकंदर की जीत हो गई। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे भैया कौन? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर सुकरात। चलिए अब सिकंदर के घोड़े का नाम बहुत पूछा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? आप कहेंगे सर सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊकेफला। आप कहेंगे बऊकेफला। बऊकेफला, इसने अपने घोड़े के नाम पर एक नगर की स्थापना की थी, बऊकेफला निकैया। बऊकेफला निकैया एक नगर बसाया था। ठीक है, कि सर सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा कौन था? सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था बऊकेफला, और बऊकेफला नाम से ही इसने एक नगर की स्थापना की थी, जिसे नाम दिया गया बऊकेफला निकैया। क्या कहा गया? बऊकेफला निकैया। अब तो नहीं रुक रही वीडियो क्या? अब क्लास रुक रही है क्या? बताइए, ग्लिच कर रही है, देखो जरा। चलिए
बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि सर ये हमने पढ़ लिया कि सिकंदर की मृत्यु आप कहेंगे सर 323 बीसी बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन इराक में पड़ता है। कि सर सिकंदर की मृत्यु कब हो गई, आप मुझे बताइए सिकंदर की मृत्यु कब हो गई थी। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए आपको ये बताना है सिकंदर की मृत्यु कितने साल में हो गई। सिकंदर कितने साल का था, कितने साल जीवित रहा। चलिए जल्दी से बताइए सिकंदर कितने साल तक जीवित रहा। बहुत कम एज में, बहुत कम एज में वो बहुत बड़ा नाम करके चला गया। कहते ना जब मेहनत करनी होती है और जब बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका नसीब भी आपका साथ देता है ना। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सिकंदर कितने साल की एज में मर गया था। बहुत बढ़िया, शानदार। सर लिख लो भैया, लिख लो फटाफट से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ लिख लो सिकंदर कितने साल तक जीवित रहा। चलिए बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए हम कहेंगे सर 31-32 साल की एज तक वो रहा। 31-32 साल तक उसने जो है जीवन जिया और इतना बड़ा नाम कर लिया। बताइए 31-32 साल, मुझसे 4 साल छूटा और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। चलिए तो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर, ये हमारा हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात होगी तो आप मुझे बताइए कि सर मौर्य साम्राज्य की बात यहाँ पर कर लेंगे। चलिए तो आप मुझे बताइए सर मौर्य साम्राज्य। ठीक है जी, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि सर मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर बताइए। ठीक है, 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य रहा है। क्या रहा है? मौर्य साम्राज्य रहा है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसका प्रधानमंत्री चाणक्य था और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चाणक्य को हम और किस नाम से जानते थे? चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, भारत के मेकियावेली के नाम से जानते हैं। और इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है। आप मेरे साथ बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का कि सर संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या है मौर्य वंश की? आप कहेंगे सर मौर्य वंश की राजधानी क्या है? सारी चीजें यहाँ पर लिख लीजिए, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखिए कि सर राजधानी पाटलिपुत्र, प्रधानमंत्री चाणक्य। चाणक्य के बारे में ये सारी बातें हैं। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्हें भारत का मेकियावेली भी कहते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक है एक। क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है। किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, या पाणिनि ने, या कलहण ने? आप कहेंगे सर कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। तो ये सारे पॉइंट लिखिए, मेरे साथ बोलिएगा। अब आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको छिपा दे रहा हूँ। चलिए अब मेरे साथ आपको बोलना है कि भैया ये बताइए कि सर क्या क्या कहा गया है, इन्हें क्या क्या कहा गया है। चलिए बताइए, अब आप मुझे बताइए। अब आप यहाँ पर बताएं, फटाफट से बताएं कि सर ये बताइए, ये यहाँ पर बताइए। कौन कौन बता देंगे? चलिए अब बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई इन्हें? आप कहेंगे कौटिल्य के नाम से। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? मेकियावेली कहा जाता है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। किससे? राजनीति से। तो क्या ये सारी चीजें लिख लेंगे आप लोग? बताइए, क्या यहां तक आप लोग सारी चीजें लिख लेंगे? अच्छे से सारे पॉइंट लिख लेंगे। चलिए अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल कब से कब तक माना गया है, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना गया है,
आप कहेंगे सर शासनकाल कब से कब तक है, तो 322 से लेकर 298 बीसी तक रहा। ठीक है, अब इनकी पत्नी थी दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बनेगी बात कि सर ये बताइए सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन। जस्टिन इतिहासकार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारते हैं? जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस था, जबकि एपियन और प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एंड्रोकोटस था। कौन था? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? एपियन और प्लूटार्क ने। ये दोनों इतिहासकार। कोटस था। कौन था जी? एंड्रोकोटस था। क्या ये सारी चीजें लिख लिए? नीसू कुमारी कह रही मना कर दिया तो फिर उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। जब सेना ने हथियार डाल दिए तो राजा क्या करेगा? राजा फिर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? राजा फिर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। क्या यहां तक आपने लिख लिया? बताइए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? कल वाला पीडीएफ ऊपर नहीं हो रहा? सुमन कुमारी भैया कल वाला पीडीएफ ऊपर नहीं हो रहा क्या? जो मैंने डाला था पूरा पीडीएफ ऊपर नहीं हो रहा है क्या? बताना। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेंगे। चल रही है? बताइए, क्या अभी क्लास चल रही है? क्या अभी क्लास चल गई? एक बार बता दीजिए सभी, सभी भैया बताइए क्या क्लास चल रही है? चलिए जल्दी से बताइए, क्या क्लास अभी चल रही है? कमेंट तो किसी के है नहीं। अब पता क्या चलेगा चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है। चलिए, तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 322 से लेकर 298 बीसी तक था। पत्नी थी दुर्धरा और अन्य नाम था भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस किसने कहा था? एपियन ने एवं प्लूटार्क ने। जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। खत्म कहानी। चलिए अब बात आती है
कि भैया यहां पर हम देखेंगे कि सर क्या हुआ था 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजा था, यूनानी शासक था। हालांकि ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये भैया सेनापति हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सेनापति। तो भैया सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इस युद्ध को हराने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा दिया। युद्ध को हराने के बाद निकेटर ने अपनी पत्नी कार्नियाला की शादी, यानी कि इस युद्ध को हारने के बाद होगा, क्योंकि इसमें तो हार हो गई थी ना निकेटर की। हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया जिसे हेलेना कहा जाता है की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक तो पहली उसकी पत्नी थी दुर्धरा। कौन थी? दुर्धरा। दुर्धरा के बाद उसने जो शादी कर ली वो किससे कर ली? कार्नेलिया से कर ली। कार्नेलिया को हेलेना कहा जाता था और ये किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी था। अब दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दे दिए, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर भैया बड़ा है, राजा है। अब वो 4 प्रांत दे रहा है। कौन कौन से? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। अब चंद्रगुप्त मौर्य को छोटा थोड़ी है। उसने कहा अच्छा चलो मैं आपको 500 हाथी दे देता हूं गिफ्ट में। आपने अपनी लड़की मुझे दी है, आपने अपनी लड़की की शादी मुझसे की है, मैं आपको 500 हाथी गिफ्ट करता हूं। तो भैया यहां पर ध्यान रखना, साथ ही निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिख दी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहता था। क्या कहता था? पालीब्रोथा कहता था। यहां पर आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी गिफ्ट किए थे? कितने हाथी गिफ्ट किए थे? चलिए यहां आप लोग लिखिएगा बहुत अच्छे से। आप यहां लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट किए थे। चलिए क्या किए? 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए। सही चीजें हैं यहां पर सारी। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। यहां तक आप लोग सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिए। सारी चीजों को यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि भैया सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत किसने दहेज में दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। कौन कौन से? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार से आया था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज कहां से आया था? यूनान से आया था। सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया। उसने क्या लिखा था? तो उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन दिया गया है। और पाटलिपुत्र को क्या कहता था मेगास्थनीज? पालीब्रोथा कहता था। क्या कहता था? पालीब्रोथा कहता था। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर जूनागढ़ अभिलेख, आप कहेंगे सर जूनागढ़ अभिलेख जिसको किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। इसी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में बनवाई गई थी, सौराष्ट्र जो वर्तमान गुजरात में है, इसका वर्णन मिलता है कि सर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। चलिए हम बात करेंगे सर इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर आप बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल हुआ करते थे पुष्यगुप्त। इन्होंने भैया सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार। और भैया जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख जो था, जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या थी? संस्कृत। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया था? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है जी। अभी ठीक चल रही है क्लास क्या? अभी ठीक चल रही है क्लास? एक बार बता दीजिए सभी भैया। हाँ जी, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जरूर है क्लास में, है ना,
क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई है, हमारी टेक्निकल टीम सही कर रही है उसको। चलिए ये आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसको आप लोग लिखिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, अब तो सही चल रही है, अभी तो सही चल रही है, बिल्कुल बच्चे भी कह रहे हैं सर सही चल रही है। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। यहां से हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। ये वही भद्रबाहु है जिन्होंने भगवती सूत्र की रचना की। किसकी? भगवती सूत्र की रचना की है, ठीक है, जिसमें जिसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद से सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर श्रावणबेलगोला कर्नाटक में चले गए। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा जितना भी उनका विजित प्रदेश थे, जो भी उनका वंश था, साम्राज्य था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बेटे बिंदुसार को चले जाते हैं। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंबिसार हर्यक वंश का है, बिंदुसार मौर्य वंश का है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अपने पुत्र बिंदुसार को अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर कहां चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य? तो श्रावणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहां चले जाते हैं और वहां पर सल्लेखना विधि द्वारा चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर अपने प्राण त्याग देते हैं। सल्लेखना विधि क्या होती है? जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, अन्न वन्न छोड़ देता है, भूखे पेट तपस्या करता है और निश्चित ही उसमें एक दिन मृत्यु होनी है। जीवित कब तक रह सकता है आदमी? जीवित कब तक रह सकता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं कि सर इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर कहां चले गए? श्रावणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना, सल्लेखना व्रत, व्रत मतलब सल्लेखना कह लें, सलेखना कह लें या भैया इसको संथारा कह लें, दोनों एक ही बात है। संथारा, संथारा प्रथा कह सकते हैं, सल्लेखना प्रथा कह सकते हैं कि सर प्रथा, इसके माध्यम से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग दिए। चलिए ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली, ठीक है जी। ये आप लोग बताइए, फटाफट से आप लोग पढ़िए, फटाफट से आप लोग पढ़िए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो किया था। जैन धर्म की दीक्षा उसने जैन धर्म गुरु भद्रबाहु से ली। भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उसने अपना साम्राज्य किसको दे दिया? अपने बेटे बिंदुसार को। और वहां से भैया वो श्रावणबेलगोला चला जाता है, ठीक है। और वहां जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर क्या किया उसने? चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर उसने भैया तपस्या की, भूखे पेट रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। चलिए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अभिषेक जी बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म बौद्ध धर्म, लेकिन करवाएंगे ना, अभी अभी करवाएंगे, अभी तो सारी चीजें हो रही है, महाजनपद काल चल रहा है। चलिए यहां पर हम बात करेंगे बिंदुसार की। यहां पर हम बात कर रहे हैं बिंदुसार की कि सर बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्रोकोटीस के नाम से जानते हैं। अमित्रघात शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला क्या कहलाता है? अमित्रघात कहलाता है, ठीक है। अब बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस आया था। फिलाडेल्फस जिसको टॉलमी द्वितीय ने, मिस्र के राजा ने भेजा था। एक आया था डायमेकस। डायमेकस कहां से आया था? एंटियोकस, सीरिया के राजा ने भेजा था। सीरिया के राजा थे एंटियोकस, इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था डायमेकस। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। एक राजा हुए टॉलमी, मिस्र के राजा थे टॉलमी सेकंड, इन्होंने अपना एक राजदूत फिलाडेल्फस भेजा था बिंदुसार के दरबार में। किसके? बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में अशांति फैली, विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने बेटे सुसीम को भेजा था। सुसीम जो अशोक से बड़ा था, ठीक है। तक्षशिला में किसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था, शांति हुई थी? आप कहेंगे बिंदुसार के समय में। बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुसीम। सुसीम को कहां भेजा था? तक्षशिला, लेकिन वो इसको नहीं दबा पाया। बाद में उसको अशोक ने विद्रोह को दबाया। बिंदुसार के दो बेटे थे, एक सुसीम था और एक अशोक था, ठीक है। इसी के समय में प्रधानमंत्री भी चाणक्य ही थे। बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। अशोक के समय में भी चाणक्य रहे हैं, काफी लंबे जिए हैं चाणक्य, ठीक है जी। चलिए ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है।
269 BC तक नहीं था क्या? देखिए नहीं, क्योंकि 4 साल जो समय लगा है ना, 269 BC में क्या किया, अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 4 साल का जो समय लगा अशोक को अपने भाइयों को ठिकाने में लगा। सिंगली अभिलेख कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद उसने मौर्य साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, सुमित ठाकुर जी, बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया कि सर बिंदुसार जो है, बिंदुसार जिसे अमित्र घात, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्र कोटीज के नाम से जानते हैं। इसके दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे, एक था फिलाडेल्फस, एक था डायमेकस। फिलाडेल्फस जो था मिस्र से आया था, मिस्र के राजा थे टॉलमी सेकंड, इन्होंने भेजा था। एक थे भैया सीरिया के राजा एंटियोकस, इन्होंने भेजा था किसको? डायमेकस को। तक्षशिला में बिंदुसार के दमन में विद्रोह हुआ, अशांति फैली। दमन करने के लिए सुसीम को भेजा। सुसीम बिंदुसार का बड़ा बेटा था, बिंदुसार का छोटा बेटा था अशोक। अब आप कहेंगे सर बिंदुसार के क्या 100 भाई 100 पुत्र थे? तो भैया ऐसा लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, संलेखना या संथारा प्रथा का मतलब है भूखे पेट रहकर जैन धर्म में तपस्या करना, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रथा है, जो विधि है, वो संलेखना या संथारा है। जैन धर्म में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या उसे लगता है कि अब भैया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो संथारा प्रथा को ही अपना लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां पर अब आप कहोगे सर मैं कह रहा हूं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था और मैं यहां पर केवल एक ही भाई का नाम लिख रहा हूं। तो भैया ये लिखा हुआ कई जगहों पर, कई एविडेंस हैं इसके जो कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करेंगे अशोक की। तो अशोक हम पढ़ेंगे कल, यहां तक आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।